के जो स्त्रीमुख से जो उनका विचार जरा अरे देखिए तमेव सर्वं मम देव देवा। सभी परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती। जिन परिस्थितियों में हम जीते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, उन्हीं को हमें अनुकूल बनाना पड़ता है। विशिष्ट अतिथियों की भी एक लंबी श्रृंखला आज हमारे पास है, लेकिन अभी भारी वर्षा जो बाहर जारी है उसकी आदरणीय अतिथिगणों को, आदरणीय शिक्षकों को एवं अपने सभी मित्रगणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं, जिनका जन्म सन 1888 ईस्वी में सर्वपल्ली नामक गांव में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अथक प्रयास किए, उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त की, इसलिए शिक्षकों में सबसे ऊंचा दर्जा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की, जो आजकल बहुत मीडिया में जो लोकपाल बिल के ऊपर जो एक अनशन रखा था, उसमें जो एक लहर थी, तो मैं बहुत इस बात की खुशी है कि उसमें युवाओं का जोश देखने लायक था। गांव गांव में, शहर शहर में, सभी गलियों में अन्ना का जो जोश था वो बहुत बढ़ चढ़कर बोला। सभी युवाओं ने अन्ना हजारे का साथ दिया। जिस तरह आज के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ खड़े हो गए, तो उससे भी हमें एक सीख लेनी चाहिए। और मेरी एक थोड़ी सी पंक्तियां हैं जो अन्ना हजारे को समर्पित हैं। विषय है एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वह लक्ष्य जिसके पास हो। एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बौद्धिक कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया है, और आज के कार्यक्रम का हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी विवाद को जन्म देना नहीं है, बल्कि एक मध्यक्रम अपनाते हुए हमें समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रयास करना है। इस कार्यक्रम में जो भाग लेते हुए सभी प्रतिभागी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में रत हैं। कोई ग्रेजुएट लेवल से तो कोई और उच्च स्तर से परीक्षाओं की तैयारी में रत हैं। आज के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख विषय हैं, वो अगर आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, अर्थात उनके बारे में आपकी जानकारी शून्य है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाह रहा हूँ, और उस जानकारी के बेस पर आप इन सभी मुद्दों पर बोल सकेंगे। इसलिए जो एक अज्ञात सा डर है कैमरे के सामने आने का, उससे आप भयमुक्त हो जाएं। और ये ऐसा कार्यक्रम मेरी लाइफ का भी पहला ही कार्यक्रम है, आपकी जिंदगी का भी पहला कार्यक्रम है। ये पूरी तरह से ज्ञान आधारित कार्यक्रम होगा, ज्ञान को ही समर्पित कार्यक्रम होगा। इसमें जो हमने मुख्य मुद्दे उठाए हैं वो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2010 और 11 में जिन मुद्दों ने हमें विशेष रूप से प्रभावित किया, उनमें एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश, जो प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे है।
और उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, गृह राज्य है, और ये विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ता जा रहा है। इस बार अगर आप देखें प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। और गोवा पुर्तगाली संस्कृति और पर्यटन के लिए और ईसाई धर्म की सबसे पहले जन्मस्थली भारत में गोवा ही रहा, उसके लिए प्रसिद्ध है। गोवा की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, गोवा की जो राज्य स्तरीय आय है, उसमें पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले ये जो कार्यक्रम है ये ज्ञान आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का आपको दोहरा लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जब जब आप इस डीवीडी को देखेंगे या फिर सीडी अपने आप को बोलते हुए देखेंगे, अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार देखेंगे तो आपकी ये सभी मुद्दे फिर से चर्चित हो जाएंगे आगे। ये और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम अभी मुख्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे एक जो प्रमुख कार्यक्रम आने वाला है भविष्य में, उसका एक पूर्वाभ्यास है। यानी इस कार्यक्रम में आप बिल्कुल निडर होकर भाग लें, और इस कार्यक्रम में अगर कोई कमी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। और उन्हीं के प्रेरणा से और उन्हीं के प्रोत्साहन से ये कार्यक्रम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा जो पहला विषय होगा आज हमारा गृह राज्य उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे बढ़े, और उस अभी आपको हम एक एक करके आमंत्रित करेंगे। उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आप निडर होकर जवाब देंगे। दूसरा जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा भारत का परमाणु कार्यक्रम। ये भारत का परमाणु कार्यक्रम लोकपाल बिल आने से पहले, लोकपाल बिल अभी तो विधेयक है, अभी इसे कानून बनना शेष है, इससे आने से पहले पूरा बहुत ज्यादा विवादित विषय रहा था। विपक्षी दलों ने कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे भारत की जो एक तरीके से उसकी सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और आने वाले चंद वर्षों के अंदर भारत के अंदर विद्युत आपूर्ति न केवल हमारे जो जरूरत के हिसाब से उपलब्ध होगी, बल्कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक विषय होगा हमारा भारत अमेरिका परमाणु समझौता, और जिस तरह से भारत ने परमाणु संयंत्र स्थापित किए हैं, और भारत अभी लेकिन जहां परमाणु संयंत्र हमें विकास की तरफ ले जाते हैं, ऊर्जा के रास्ते में आत्मनिर्भर बनाते हैं उस दिशा में, वहीं हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे अभी इसी दौरान आपने सुना होगा जापान में फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है, उसमें जो विकिरण हुआ था या रिसाव हुआ था, उसके बाद बड़ी तगड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी और शहरों को खाली करना पड़ा था। आज भी वहां के जो जनमानस और जलीय जीव हैं वो सौर जो रेडिएशन से, विकिरण से आज तक प्रभावित हैं। हमारा तीसरा विषय रहेगा कि 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ वो क्या था, और इस घोटाले से जुड़े जो विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, और अंत में हम बात करेंगे लोकपाल बिल की। हम सभी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सब आ रहे हैं। तो कौन है? चंडीगढ़। तीसरे स्थान पर प्रति व्यक्ति आए हुए हैं दिल्ली। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हम अलग हटा दें तो भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में दूसरे स्थान पर आने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर जो प्रति व्यक्ति आय में हमारा राज्य है गुजरात, और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विकास के रास्ते में जो बाधाएं हैं, एक तो यहाँ पर विद्युत आपूर्ति कम है, ऊर्जा संकट है, फिर यहाँ पर जो हमारा जो उद्योग जगत है, उद्योगपति हैं, उनके प्रति जो प्रोत्साहन नीति है वो भी बहुत बेहतर नहीं है, और फिर यहाँ पर जो अपराध है, अपराध बढ़ने से उद्योगपति असुरक्षा का महसूस करते हैं और यहाँ से धीरे धीरे पलायन करते जा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की अगर हम हरियाणा की या इधर हम अपने उत्तराखंड की तुलना करें तो हरियाणा में गुड़गांव और उत्तराखंड में कई ऐसे समझौते पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को काफी आंदोलित किया, उसका विरोध किया, और आप जानते हैं कि इसी दौरान इसी मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया, पर वो जीते और भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया। परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत एक शांतिवादी देश है, और भारत की वो जो बड़ी अहम उपलब्धि कही जा सकती है वो उपलब्धि रही है कि भारत ने ना तो CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, और ना ही भारत ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
अमेरिका के विपक्षी दलों ने कहा कि अगर कोई भी देश इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करता तो हम उसके साथ परमाणु समझौता नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रणब मुखर्जी या भारत के राजनेताओं की जो रणनीति थी और उनकी कूटनीति थी कि उन्होंने शांतिवादी नीतियों का उदाहरण देते हुए भारत के साथ अमेरिका को इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार किया। और जो नेगेटिव आप देखते हैं, नेगेटिविटी इस परमाणु समझौते में वो ये है कि अगर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जैसे रिसाव हुए तो अगर अधिक सुविधाएं दी, क्योंकि भारत विकास की तरफ अग्रसर है, इसलिए भारत ने भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम सेवा शुरू की। और लेकिन इस घोटाले के लिए ये घोटाला हुआ। मुख्य घोटाला क्या रहा है 2G स्पेक्ट्रम? इस सेवा में तत्कालीन जो संचार मंत्री थे वो थे ए राजा, डीएमके पार्टी से। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो लाइसेंस वितरित किए या जो लाइसेंस का आवंटन किया वो 2008 में किया, लेकिन 2001 के मूल्य स्तर पर किया। और इसमें यानी 2001 की तुलना में 2008 तक मूल्य स्तर में एक बड़ी बढ़ोतरी आ चुकी थी। उन्होंने लाइसेंस वितरित किए। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कुल मिला के आप जानते हैं भारत सरकार को कुल कितनी हानि हुई है? लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दिया। और आप सभी जानते हैं कि इस घोटाले में इन्वॉल्व एक महिला जो इन दिनों जेल में है, उनका नाम है नन्ही मोची। तो और चौथा टॉपिक रहेगा हमारा लोकपाल बिल। लोकपाल बिल के बारे में अगर आप बिल्कुल रोज ही पढ़ते रहे हैं, लेकिन एक अज्ञात सा जब भी हमें किसी विषय पर बोलना होता है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मुझे भी बोलते हुए थोड़ा सा विचलन हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं आपका ये विचलन नियंत्रित होता जाता है और आप और एक बेहतर वक्ता बनने लगते हैं। इस दिशा एक जुनून चाहिए, एक पैशन चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। और मेरे थिंग इज पॉसिबल, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ व्हाट यू वांट, बट मेन थिंग यू वांट डिजायर। If you have desire, then you can achieve anything in your life. इंसान के हाथ में बहुत कम संसाधनों का जब अभाव होता है तो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति इंसान की उसका जज्बा होता है। शाहरुख खान इस जज्बे की बहुत कदर करते हैं। और अभी उनसे पूछा गया था कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दुखी नहीं होऊंगा, मेरे अंदर ये जज्बा मुझे फिर उन्हीं बुलंदियों पर ले जाएगा। और मैं कामना करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट, हमारे मेरठ के स्टूडेंट, हमारे देश के स्टूडेंट निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ते रहें। किस देश से अपनाया गया? स्वीडन। स्वीडन में इस वर्ड को किस नाम से जाना जाता रहा है? ऑम्बुड्समैन। वैसे ऑम्बुड्समैन का व्यवस्था का हमने प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में भी किया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे भारत में आरबीआई का राइट हैंड कहा जाता है, उसने कई ऑम्बुड्समैन नियुक्त किए। ऑम्बुड्समैन जनता की जो बैंकों में बैंकिंग कस्टमर जाते हैं उन्हें अच्छी सुविधा नहीं देता, तो उनको उनकी शिकायतों का निपटारा करता है। और उसी व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाते हुए लोकपाल बिल लाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम जानकारी होगी, सिर्फ एक एहसास होगा कम होने का। जिनको नीतू बैंकिंग की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं, इनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। और नीतू आप आए और अपने विचार रखें। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो अगर इस तुलना में किया जाए तो यूपी सबसे आगे होना चाहिए विकास में, लेकिन सबसे ये पीछे है। और जबकि गोवा जो कि हमारे देश का 25वां राज्य है और उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जो कि है 1,32,790, जो कि एक पुर्तगाली संस्कृति से है, संजय भी बताया, और ईसाई धर्म का मुख्य है और पर्यटन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो अर्निंग है वो पर्यटन से ही ज्यादा है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारा केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़, जिसकी आय है 1,20,900 समथिंग। और उसके बाद तीसरे स्थान पर है हमारे देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी आय है 1,16,886। देखा जाए तो केंद्र शासित और
केंद्र शासित राज्य और राजधानी को अगर हटाया जाए तो राज्यों में जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारा महाराष्ट्र, जिसकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है 74,027। और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु, जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है 63,961। और चौथे स्थान पर है तमिलनाडु, जिसकी वार्षिक आय है 62,499। और यूपी जो कि जनसंख्या में नंबर 1 है, करप्शन में नंबर 1 है, लेकिन ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं। सॉरी, उसके बाद यूपी जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है 23,119। और बिहार सबसे कम आय वाला राज्य है, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हमारा जो है विकास की दौड़ में पीछे होते जा रहा है। तो इसमें हम सिर्फ प्रशासन को उत्तरदायी नहीं समझ सकते, इसमें हम सबसे ज्यादा उत्तरदायी हैं, क्योंकि प्रशासन सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन उसे हम लागू कर सकता है, लेकिन उसे मानना, फॉलो करना वो हमारा काम है। हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हमें खुद को करना चाहिए। थोड़ी प्रशासन की तो मैं गलती नहीं मानूंगी, शिक्षा का थोड़ा अभाव है, लोगों मतलब बच्चों को शिक्षा प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती, क्योंकि एक तो एजुकेशन थोड़ा कॉस्टली भी है और व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे कि बच्चों को राइट डायरेक्शन नहीं पता होता कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना है, वो बड़े कंफ्यूज। हम दूसरों पे पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले अपने को देखना चाहिए। दूसरों में गलतियां निकालते हैं, अपने को देखना चाहिए। हम एक्सपेक्ट तो करते हैं दूसरा ऐसा करे, लेकिन खुद कभी नहीं करते। म्यूनिसिपैलिटी वाले डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन हम कभी भी जाकर मैं हमने अपने को क्या सभी को इंक्लूड कर रही हूँ, डस्टबिन कभी भी उसके अंदर नहीं डालते, बाहर डला हुआ होता है। और फिर कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता। तो वो नहीं होना चाहिए। हमें सब जिन बातों पे हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, पहले हम खुद अपने में देखें कि हम उसको कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हम दूसरों को पॉइंट आउट करें, अदरवाइज ना करें। थैंक यू सर। 1990 यानी 18 फरवरी 1990 को जन्मी हेमा, इनकी जो शौक है, हॉबी है, वो डांसिंग है। इनका जो पसंदीदा विषय है जिस पर ये बोलना चाहती हैं वो है लोकपाल बिल और विकास की दौड़ में पिछड़ता उत्तर प्रदेश। इन दोनों ही टॉपिक पर ये बोलेंगी और अपनी बात रखेंगी। लोकपाल बिल के बारे में ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो लोकपाल का अर्थ जो हमें पता होना चाहिए। लोक का अर्थ होता है जनता और पाल का अर्थ होता है स्वामी या रक्षक, जिसका पूरा अर्थ है, लोकपाल का पूरा अर्थ है जनता के जन अधिकारों का रक्षक। तो सबसे पहले ये कि भारत में जो सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक जो होता जा रहा है, जिस तरह से गोवा बहुत आगे जा रहे हैं, जैसे कि पर्यटन स्थल और ईसाई धर्म के केंद्र के रूप में गोवा प्रसिद्ध हो रहा है। और गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,32,719। और यूपी की है जो प्रति व्यक्ति आय जो यूपी की है वो है 23,132। तो ये बहुत पीछे है। और यूपी के पिछड़ने का कारण बहुत कुछ है, काफी कुछ होता है, जैसे कि शिक्षा का अभाव है, व्यवसायिक दंगे हैं और घोटाले वगैरह जो बहुत सारे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं। और